हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट। जीके एजुकार्ट में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने कवर किया था प्रकाश यानी कि लाइट होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रेवल करती है, संचरित होती है। उसके साथ हमने कुछ प्रकाश की घटनाएं पढ़ी थी जिसमें प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन था। और उसके बाद हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। समतल दर्पण की क्या विशेषताएं होती है और उसमें जो प्रतिबिंब बनते हुए इमेज जो बनती है उसके कुछ फार्मूले हमने कवर किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश को आकर लेकर जाएगा। प्रकाश का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में यानी स्फेरिकल मिरर के बारे में, जिसमें उत्तल और अवतल दर्पण आ जाते हैं। फिर उनके हम यूज पढ़ेंगे, यूज क्या होते हैं। उसके बाद हम प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होता है, जो कि आज के टाइम पे यानी आज का टाइम डिजिटल युग बोला जाता है। उसमें प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। आज हम 1G से 5G तक पहुँच चुके हैं। 5G तक पहुँचने का सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? ऑप्टिकल फाइबर्स, जो हमें डाटा इतनी स्पीड से प्रोवाइड करता है जिसमें हम 1 सेकंड में 1 GB तक का डाटा यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रकाश। हमारा आ जाता है, तो सबसे पहले आ जाता है गोलीय दर्पण से परावर्तन। गोलीय दर्पण जिसको स्फेरिकल मिरर भी बोला जाता है, उससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। पहले तो ये बताया जाता है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं और उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। पहले मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको गोलीय दर्पण के बारे में बता देता हूँ, इससे हम अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं और उत्तल दर्पण हम कैसे बनाते हैं। जब हम एक गोलीय दर्पण लेते हैं, गोलीय दर्पण का कुछ हिस्सा हम काट लेते हैं, तो इस कटे हुए हिस्से को ही हम अवतल दर्पण के रूप में या फिर उत्तल दर्पण के रूप में यूज कर सकते हैं। अब इसका अवतल दर्पण कैसे होगा, उत्तल दर्पण कैसे होगा? अगर हम इस कटे हुए हिस्से के राइट साइड में पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा बन जाएगा? अवतल दर्पण, जिसको हम कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। और हम इस कटे हुए हिस्से को लेफ्ट साइड से पॉलिश कर देते हैं। किस साइड से? लेफ्ट साइड से पॉलिश कर देते हैं, तो राइट साइड में हमें कौन सा मिरर मिलेगा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। हमने जो ये स्फीयर लिया है, इसका जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ये वक्रता केंद्र दोनों के लिए काम करेगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। अगर हम यहाँ से लेके सीधी रेखा में एक रेखा खींचते हैं तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। और जहाँ पे गोलीय दर्पण को टच करता है उसको बोलते हैं P यानी कि ध्रुव, बोलते हैं ध्रुव बिंदु। जो त्रिज्या है R, इसके बीच का जो पॉइंट है उसको बोला जाता है F मतलब कि फोकस। जैसे हम अवतल दर्पण ले लेते हैं और यहाँ से हम एक रेखा खींचते हैं, ये इसका हो जाएगा ध्रुव बिंदु, यानी ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये इसका F यानी कि फोकल पॉइंट। यहाँ पे ले लेते हैं हम इन्फिनिटी। अब हम देख लेते हैं कि हम अगर वस्तु को इनमें से किसी पॉइंट पर रखते हैं या किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। सबसे पहले ले लेते हैं इन्फिनिटी पर। अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है तो उसकी जो इमेज बनेगी, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? फोकल पॉइंट पर। या अगर हम वस्तु को रख देते हैं इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तो उस वस्तु की जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो किस पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वस्तु को हम रख देते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर हम वस्तु को कहाँ पे रख देते हैं? फोकस पॉइंट पे, तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा इन्फिनिटी पे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर हम इन्फिनिटी पे वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पॉइंट पे बनता है। अगर फोकस पे भी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा। अगर हम वस्तु को इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका जो फोकस, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में।
अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। और लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है छठा, जिसमें अगर हम वस्तु को फोकस पॉइंट और पोल के बीच में यानी कि ध्रुव बिंदु के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा राइट साइड में। अगर प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में बनता है तो वो कैसा होगा, वो उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब राइट साइड में बनता है तो वो कैसा होगा, सीधा होगा। तो इस प्रकार से अगर हम लेफ्ट साइड में इन पांचों पॉइंट पे अगर वस्तु को रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक तो उल्टा होगा और वास्तविक होगा, वास्तविक यानी वो रियल होगा। और तीसरा क्या होगा, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अगर वस्तु को हम फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब राइट साइड में बनता है और वो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा और बड़ा होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर हम लेते हैं कनकेव मिरर अगर हम लेते हैं, अगर उसके लेफ्ट साइड में इमेज बनती है तो वो कैसी होगी, एक तो उल्टी होगी और दूसरी क्या होगी, वास्तविक होगी यानी कि रियल होगी। और वो वस्तु के आकार से छोटी भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर इसके राइट साइड में इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा होगा और आभासी होगा, आभासी यानी कि वर्चुअल होगा और वो साइज में बड़ा होगा। उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, इसमें अगर वस्तु लेफ्ट साइड में रखते हैं उसका जो प्रतिबिंब है हमेशा राइट साइड में ही बनेगी। और राइट साइड में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, सीधी होती है, छोटी होती है और आभासी होती है यानी कि वो वर्चुअल होती है। तो हम पढ़ लेते हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन के बारे में। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। जैसे कि मैं फिगर में बता चुका हूँ। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। किस में काम आता है, एक तो दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख, कान और नाक के जो डॉक्टर है या फिर दांतों के जो डॉक्टर है वो दांतों को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस टूल का यूज करते हैं उसमें जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण। और गाड़ी की हेडलाइट में और सर्च लाइट में, सर्च लाइट जो हम टॉर्च वगैरह लेते हैं उसमें हम किस दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यानी कनकेव मिरर का। और सोलर कुकर में भी किस दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट हमारा जाता है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति कैसे होती है। यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है, जो इमेज बनती है, उनकी क्या पोजीशन होती है और उनकी प्रकृति कैसे होती है। प्रकृति का मतलब है उल्टी बनती है या सीधी बनती है, वास्तविक बनती है या फिर आभासी बनती है। तो इसमें हमें तीन ही चीज़ चेक करनी है। जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज जो बनेगी वो छोटी है या बड़ी है, पहले उसका साइज चेक करना, फिर ये चेक करना कि वो उल्टी है या सीधी है, और तीसरा हम क्या चेक करेंगे, वो वास्तविक है या फिर आभासी है। वास्तविक मतलब कि रियल और आभासी मतलब कि वर्चुअल। हम किस मिरर की बात कर रहे हैं, हम अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। उसमें अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। और जो वो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा होगा यानी बिंदु मात्र होगा, और उल्टा होगा और वास्तविक होगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख देते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और उसका जो आकार होगा वो छोटा होगा, और उसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो कैसे होगी, उल्टी और वास्तविक। थर्ड नंबर पर हम देख लेते हैं अगर वक्रता केंद्र पर हो, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, और ये उसके आकार का ही होगा, सेम साइज का ही होगा जो कि वस्तु का साइज है। और नेक्स्ट क्या है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। नेक्स्ट आ जाता है अगर हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, और वो कैसा होगा, वो एक उल्टा होगा और वास्तविक होगा, और साइज में क्या रहेगा, वो बड़ा रहेगा। अगर हम वस्तु को फोकस पर रख देते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फिर बनेगा अनंत पर, और वो कितना, वो साइज में क्या होगा, वो बहुत ही बड़ा साइज होगा उसका, और उल्टा और वास्तविक उसकी प्रकृति होगी। नेक्स्ट आ जाता है फोकस तथा ध्रुव के बीच में। जब हम यहाँ पर वस्तु को रखते हैं तब प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे यानी कि राइट साइड में, और वो बड़ा होगा और सीधा होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा और आभासी होगा, आभासी यानी कि वर्चुअल होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, कॉन्वेक्स मिरर पे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वो प्रत्येक दिशा में, चाहे वस्तु को आप कहीं पर भी रखते हैं, प्रत्येक दिशा में जो उसकी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे होगा, और कहाँ पर बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। वह छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। जैसे हम ये ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं,
ये इसका P पॉइंट हो गया और ये इसका C पॉइंट, C मतलब कि पकड़ता केंद्र, और ये इसका F पॉइंट हो गया जो इन दोनों के बीच में होता है। अगर हम वस्तु को कहीं पर भी रखते हैं उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, एक तो बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में, इन दोनों के बीच में ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इमेज जो बनेगी वो दर्पण के पीछे बनेगी, और वो वस्तु के आकार से छोटी होगी, सीधी होगी और आभासी यानी कि वर्चुअल होगी। नेक्स्ट आ जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। गाड़ी में जो मिरर लगे होते हैं और उसमें हम पीछे गाड़ियों को जो देखते हैं उसमें उसका यूज किया जाता है। और कहाँ पे यूज किया जाता है इसका? सोडियम परावर्तक लैंप में। किसमें? सोडियम परावर्तक लैंप में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम एक सरफेस लेते हैं, उसके एक साइड में फर्स्ट मीडियम है और दूसरे साइड में इसका सेकंड मीडियम है। अगर कोई प्रकाश की किरण इस सरफेस पर अगर सीधी पड़ती है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बिना विचलित हुए चली जाती है, अगर वही प्रकाश की किरण तिरछी रेखा में सरफेस से टकराती है तो वो सीधी होकर नहीं निकलती बल्कि थोड़ा तिरछी होकर निकलती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से यानी रेयर मीडियम से सघन माध्यम में यानी डेंसर मीडियम में, जैसे हवा से पानी, हवा क्या है? विरल माध्यम है जिसकी डेंसिटी कम है, और पानी क्या है? सघन माध्यम है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे कि हम मान लेते हैं एक सरफेस है और इस पे ये अभिलंब खिंचा हुआ है और प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और यदि जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है यानी उससे दूर चली जाती है। लेकिन वही किरण जब अभिलंब के साथ प्रवेश करती है, अभिलंब मतलब परपेंडिकुलर प्रवेश करती है, तो उसके पाथ में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो सीधी निकल जाती है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है अपवर्तन के नियम। इसमें पहला नियम यह बताया गया, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही समतल में स्थित होती है। यानी तीनों क्या होती है? यानी तीनों चीज़ें कहाँ पे मिलती है? एक ही सरफेस पे मिलती है जो दोनों माध्यम के बीच में होती है। सेकंड है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। कहने का मतलब है कि इंसिडेंट एंगल जो होता है और रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है उनका अनुपात किसके बराबर होगा? नियतांक के बराबर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। जैसे यहाँ फार्मूले में बताया गया, साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि न्यू के। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। इस नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। अगर हम डिफरेंट कलर की लाइट जो लेते हैं उसका जो अपवर्तनांक होगा वो भी डिफरेंट होगा, वो भी अलग होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? उस कलर की वेवलेंथ पर, उस रंग के तरंग दैर्ध्य पर। कैसे? तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ जो है अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। यानी जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो बहुत ही कम होती है। और ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सामान्य रूप से अपवर्तनांक घटता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है, यह ना के बराबर होता है। नेक्स्ट आ जाता है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यदि हम किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, किसके बराबर होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल के बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर। निर्वात यानी कि वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और उसी माध्यम में, जिस माध्यम का हम निकालना चाहते हैं, उस माध्यम में उस प्रकाश की चाल क्या होगी? अगर उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हमें क्या मिल जाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट आ जाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें दैनिक जीवन में क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती है, वो हम देख लेते हैं। पहला आ जाता है, द्रव में अंशतः डूबी हुई यदि छड़
टेढ़ी दिखाई पड़ती है। यानी द्रव में यानी लिक्विड में अगर हम कोई डंडी या कोई लकड़ी डुबो देते हैं तो हमें वो सीधी नहीं दिखाई देती बल्कि हमें टेढ़ी दिखाई देती है। सेकंड, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? आपसे पूछा जाएगा ये जो घटना है वो किस कारण होती है, सबका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। थर्ड एग्जाम्पल दिया, सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। यानी सनराइज जो होता है उससे पहले हमें सूर्य दिखाई देता है और सनसेट जो होता है उसके बाद भी हमें सूर्य दिखाई दे जाता है। वो किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट आ जाता है, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। यानी पानी में जब हम सिक्का डाल देते हैं, कोई कॉइन डाल देते हैं, तो हमें ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है। किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई पड़ती है। जैसे सिक्का दिखाई देता है वैसे ही हमें मछली भी दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला आ जाता है क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। किसमें? सघन माध्यम में यानी डेंसर मीडियम में बना वह आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन का मान 90 डिग्री का होता है। मैं इसे फिगर के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम दो मीडियम लेते हैं, एक लेते हैं हम सघन मीडियम और दूसरा लेते हैं हम विरल मीडियम, और यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब के साथ एक एंगल बनाते हैं जिसको बोलते हैं आपतन कोण, और वैसे विरल माध्यम में भी अभिलंब के साथ एक कोण बनाते हैं जिसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर हमारा आपतन कोण को हम इतना बढ़ा देते हैं कि प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए तो ये हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा। जो आपतन कोण होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। अगर हम क्रांतिक कोण को और बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होकर प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। तो इसी चीज को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जब सघन माध्यम में जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है तो उस मीडियम में क्या हो जाता है? फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी सभी किरणों का परावर्तन हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। क्रांतिक कोण जो होता है वो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है, जिसका जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर देते हैं तो प्रकाश जो है विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता वो, यानी कि संपूर्ण प्रकाश जो है परावर्तित होकर यानी कि रिफ्लेक्टेड होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण प्रकाश का क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है यानी रिफ्लेक्शन हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लग जाता है, यानी जिस सरफेस से किरणें टकराती है उसमें क्या है कि वो चमकना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तों का होना जरूरी है। दो कौन सी शर्तें हैं? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। प्रकाश का लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। और सेकंड क्या है? आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण बताए गए हैं, जिसमें पहला जाता है हीरे का चमकना। यानी हीरे को इस रूप से काटा जाता है ताकि उसमें जो रिफ्लेक्शन हो, उसमें जो इंसिडेंट एंगल बने वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो ताकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, या गर्म सतह होती है वहाँ पे मिरेज बन जाती है, मरीचिका बन जाती है। जल में पड़ी परखनली का चमकना, जब जल में पड़ी परखनली चमकने लग जाती है। कांच में आई दरार का चमकना, कांच में जब दरार आ जाती है वो कई बार हमें चमकती हुई दिखाई देती है। वो सब किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाश हमें पता है कि सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन उसको वक्रीय मार्ग में चलाने के लिए हम एक पाइप का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स या प्रकाशिक तंतु। और वो किस कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करती है? वो करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश जो है सिग्नल यानी कि इंफॉर्मेशन को
इसकी तीव्रता में बिना सह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे वह मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो। जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, वो किस कारण संभव हो पाती है? ऑप्टिकल फाइबर से। जैसे आजकल हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, हम 4G 5G यूज करते हैं, जिसमें डाटा की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और हमारा सिग्नल भी लॉस नहीं होता, यानी कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी होती है। वो किस कारण संभव हो पाती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल के कारण। इसलिए पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे होती है, ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होती है। और ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये कैसे बिछाई जाती है? या तो सरफेस के ऊपर से बिछाई जाती है, यानी धरती के ऊपर से बिछाई जाती है, या इनको समुद्र के नीचे से गुजारा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रकाशिक तंतु का उपयोग, यानी कि हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहाँ पे करते हैं। यह प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, यानी कि हम जब लाइट सिग्नल को बहुत दूर तक भेजते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का। हमारा विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में, जो विद्युत सिग्नल जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं, उसको हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उनको हम ऑप्टिकल फाइबर से आसानी से सेंड कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं और उसको ही हम अक्सर रिसीव कर सकते हैं, अभिग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में। हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स का। और नेक्स्ट है शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने के लिए। हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको चेक करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर डालते हैं और उसके थ्रू फिर हम क्या भेजते हैं? लेजर किरणों को भेजते हैं, लेजर लाइट को भेजते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की बीमारी हो उसका पता लगाया जा सके। इसलिए हम देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स का आज के टाइम पे कितना बड़ा यूज है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा लेंस को लेकर होगा, जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के क्या नियम है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपकी वीडियो आज समझ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और साथ के साथ पढ़ाई करिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम जल्दी से क्रैक कर पाए। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।